जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी विथ अभिषेक में। शुरू करते हैं सीरीज की आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, या बी राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों की नियुक्ति, या सी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, या डी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करते हैं, क्योंकि जो राज्य विश्वविद्यालय जो होते हैं उन सारे राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जो होते हैं वो राज्यपाल ही होते हैं। इसलिए राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं उसके कुलाधिपति होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक है। इस आपके ऑप्शंस हैं, ए राज्य महिला आयोग, या बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या सी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, या डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है ये आपकी एक संवैधानिक संस्था है। जबकि राज्य महिला आयोग जो है ये महिलाओं के उत्पीड़न संबंधित शिकायतों के निस्तारण, विकास की प्रक्रिया के बारे में सरकार को सलाह देने तथा उनके सशक्तिकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य को लेकर 2002 में महिला आयोग को बनाया गया था और 2004 में आयोग के क्रियाकलापों को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 अस्तित्व में लाया गया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त और विधिक संस्था है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ये आपके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये आपके थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी थे और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र जी हैं, जो कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनके कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि किसी की नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के 3 साल तक या उनकी नियुक्ति के बाद अगर उनकी उम्र पहले 70 साल हो जाती है, 3 साल नहीं पूर्ण होता है तो भी उनके पद से उनको रिटायर किया जाता है। और निर्वाचन आयोग के बारे में बताया कि संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 151, या बी अनुच्छेद 172, या सी अनुच्छेद 124, या डी अनुच्छेद 112। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 172। तो 151 में कहा गया है कि संपरीक्षा प्रतिवेदन है। यानी संपरीक्षा प्रतिवेदन का तात्पर्य यह है कि जो नियंत्रक मालिका परीक्षक होते हैं ये संघ के लेखाओं संबंधी जो प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष राष्ट्रपति उनको रखवाएगा। और अनुच्छेद 124 के अंतर्गत कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 112 कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण है, यानी कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधानमंडल कानूनों का निर्माण करता है। इस आपके ऑप्शंस हैं, ए राज्य सूची से संबंधित विषयों पर, या बी समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर, या सी संघ सूची से संबंधित विषयों पर, या डी 1 व 2 दोनों। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1 व 2 दोनों। यानी कि जो राज्य जो है राज्य सूची के और समवर्ती सूची के जो विषय हैं इस पर अपना कानून बना सकता है। क्योंकि आपको कल हम बताए थे कि राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस पर राज्य तो कानून बनाएगा ही बनाएगा, और समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। और संघ सूची के जो विषय होंगे उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची पर मान लीजिए कोई कानून कोई राज्य और केंद्र सरकार दोनों बनाती है तो और दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई कंट्राडिक्शन होता है तो जहाँ तक नहीं होता ओवरलैपिंग होती है वहाँ तक राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त माना जाता है और केंद्र सरकार के जो बनाया गया कानून होता है उसको वहाँ तक हावी होता है उस पर वो। अगला प्रश्न देखते हैं,
उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युति किस अनुच्छेद से समाहित है, किस अनुच्छेद में समाहित है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 56 या बी अनुच्छेद 61 या सी अनुच्छेद 56 बी या डी अनुच्छेद 124 4। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 124 4। यानी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी पदच्युति आपके अनुच्छेद 124 4 से समाहित है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अपने शपथ के तारीख से 5 वर्ष तक जो है अपने पद पर रहेंगे। और अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में बताता है आपका अनुच्छेद 61। और अनुच्छेद 56 बी कहता है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। यह आपका अपने 56 बी में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 357 या बी अनुच्छेद 356 या सी अनुच्छेद 353 या डी अनुच्छेद 351। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 जो है आपके राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है। 357 क्या कहता है? अनुच्छेद 357 कहता है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग के बारे में जो आपका अनुच्छेद 357 कहता है। और अनुच्छेद 353 कहता है कि आपात की उद्घोषणा का प्रभाव जो है वो आपका अनुच्छेद 353 में बताया गया है। और अनुच्छेद 351 में जो है आपके हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं वो आपके अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 4 वर्ष के लिए या बी 5 वर्ष के लिए या सी 6 वर्ष के लिए या 7 वर्ष के लिए। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष के लिए। यानी विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है तो राज्यसभा में जो सदस्य नियुक्त होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं। उसी तरह से जिस भी राज्य में विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो है 6 वर्ष के लिए होती है। और विधान परिषद में भी वही प्रावधान होता है कि हर दूसरे साल पे 1/3 सदस्यों को रिटायर किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन थी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए LM सिंघवी समिति या बी बलवंत राय मेहता समिति या सी GB के राव समिति या डी अशोक मेहता समिति। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए LM सिंघवी समिति जो आपकी पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली पहली समिति थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लोकसभा द्वारा या बी राज्यसभा द्वारा या सी मंत्रिपरिषद द्वारा या डी संसद की संयुक्त समिति द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा द्वारा। यानी उपराष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव है वो आपके राज्यसभा के द्वारा लाया, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42, बी कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43 या सी ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41 या डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो अनुच्छेद 39। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो अनुच्छेद 39 में आपके बताया गया। ये आपका युग्म क्या बोलते हैं सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा में धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राज्यपाल या बी विधानसभा अध्यक्ष या सी मुख्यमंत्री या डी राष्ट्रपति। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विधानसभा अध्यक्ष जो होता है आपके धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ से असंवैधानिक घोषित कर दिया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, या बी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, या सी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, या डी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो आपको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित थी, जिसको जो है उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों से संबंधित कितने विषय हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए 15, 18, या सी 28, या डी 29। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 29 विषय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए लोकसभा अध्यक्ष, या बी निर्वाचन आयोग, या सी उच्चतम न्यायालय, या डी महान्यायवादी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन आयोग की राय लेगा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो प्रावधान आपका अनुच्छेद 93 में किया गया है, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में आपका अनुच्छेद 124 में बताया गया है, और महान्यायवादी जो आपका अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा सचिवालय किसके पूर्ण नियंत्रण और मार्गनिर्देशन में कार्य करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए वित्त मंत्रालय के निर्देशन में, या बी भारत के राष्ट्रपति के निर्देशन में, या सी लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देशन में, या डी गृह मंत्रालय के निर्देशन में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देशन में जो आपका लोकसभा सचिवालय पूर्ण कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए स्वर्ण सिंह समिति, या बी शाह आयोग, या सी प्रशासनिक सुधार आयोग, या डी संस्थानम समिति। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जो मूल कर्तव्य आपके संविधान में सम्मिलित किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 243H, या बी अनुच्छेद 243G, या सी अनुच्छेद 243J, या डी अनुच्छेद 243I। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243I के अंतर्गत जो है राज्य वित्त आयोग संविधान में उल्लिखित हैं। तो 243H, G और J क्या कहता है? 243H कहता है कि पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां और उसकी निधियां जो हैं, इसके बारे में आपका अनुच्छेद 243H कहता है। और 243G कहता है कि पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व का जो प्रावधान है आपका अनुच्छेद 243G में किया गया है। और पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा जो होती है आपका इसका प्रावधान जो है आपके अनुच्छेद 243J में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, या बी मानवाधिकार का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, या सी मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना, या डी जेलों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। यह आपके मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, या बी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या सी उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, या डी उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होगा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वही। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के बीच किसी बिल पर गतिरोध होता है तो उसे किस प्रक्रिया से दूर किया जाता है?
इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है, या बी सर्वोच्च न्यायालय मामले पर निर्णय देता है, या सी राष्ट्रपति मामले पर निर्णय लेता है, या डी लोकसभा अध्यक्ष मामले पर निर्णय करता है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसमें आपके किसी भी राज्यसभा और लोकसभा के बीच अगर किसी बिल पर गतिरोध होता है तो उस समय राष्ट्रपति जो है आपका संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों सदनों की। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।